12 और 17 में मेरी मदर चुनाव लड़ी थी और 22 में भगवान ने कुछ अच्छा करना था, किस्मत में थी तो मुझे मौका मिला और आज जब मौका मिला तो मैं जनता के बीच में हूँ, उनकी सेवा मैं कर रहा हूँ। जब हमने देखा भाई दिल्ली में भाजपा सरकार बन चुकी है और इस सरकार में रह के हम काम कर सकते हैं, तो मैंने अपने परिवार कॉलोनी, अपने परिवार बस्ती सबसे मैंने बात करी तो सबने कहा कि अगर आपका मन है और आपको लगता है कि आप पब्लिक के लिए कुछ कर सकते हो तो आप भाजपा ज्वाइन करें। तो पब्लिक को तो पार्षद से मतलब है, पब्लिक को नहीं पता कि गाड़ियां किस कारण बंद है, क्यों बंद है, क्या वजह है। तो पब्लिक में एक नाराजगी थी, रोडों पे गंदगी दिख रही थी, कूड़ा दिख रहा था। अब गाड़ी हम पे वापस आ चुकी है, काम उसी स्पीड से आज हमारा चल रहा है। ये सरकार की तरफ से ही है। नजफगढ़ इनका सेंटर होम है जहाँ ये गाय जाती है और वहाँ उनकी पूरी गौशाला में पूरी देखभाल होती है, सब चीज होती है। पूरे ई रिक्शा वालों में सर्कुलेट होगा कि भाई साहब चलान हो रहे हैं, बॉन्ड हो रहे हैं ई रिक्शा, या तो आप नाबालिग को मत दोगे तो चीजें बॉन्ड होगी। तो वो आप 2 या 3 ई रिक्शा बॉन्ड होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका मैसेज सर्कुलेट हो जाएगा, तो आदमी अपने आप सक्रिय हो जाता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर जैतपुर विधानसभा में। निखिल जी, आपका एनसीआर समाचार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी हम 2-4-5 सवाल पूछेंगे आप उन्हें जो है पूरे शिद्दत के साथ में आप हमें उनका जवाब देंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा भारद्वाज जी आपका और आपकी टीम का कि आप आज यहाँ पे आए, आपने समय दिया मुझे। सबसे पहले तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में ये जो मुकाम हासिल किया है, ये एक बहुत ही एक सराहनीय टाइप में है। तो आपने ये क्या सोचकर किया था कि ये मुकाम मेरे को इस लाइन में जाना है या ये मुकाम मुझे हासिल करना है, और आपको क्या क्या इसमें कुछ परेशानी आई है वो जरा बताइएगा। देखिए, मुकाम तो मेरे परिवार की मेहनत थी, कहते ना लिखी मेरे खाते में थी तो मुझे मिली। और प्रयास मेरे पिताजी आज से नहीं, सन 97 से करते आ रहे। 2002 में भी चुनाव लड़े मेरे पिताजी, फिर 12 और 17 में मेरी मदर चुनाव लड़ी थी और 22 में भगवान ने कुछ अच्छा करना था, किस्मत में थी तो मुझे मौका मिला और आज जब मौका मिला तो मैं जनता के बीच में हूँ, उनकी सेवा मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर आप जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें आप आम आदमी पार्टी से जीत करके आए थे। उसके बाद में आपने ये जो बीजेपी ज्वाइन की है, ये आपका अपना कुछ निजी स्वार्थ था या पब्लिक की परेशानियों को देख करके, या आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको कुछ नेगेटिविटी मिल रही थी उसकी वजह से आपने चेंज की? सर देखिए, हम उस पार्टी में मैं 2 साल रहा। आम आदमी पार्टी से मैं टिकट मिली, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया। बट 2 साल में जब देखा कुछ काम नहीं हो रहे थे तो कहीं ना कहीं पब्लिक में एक नाराजगी थी, क्योंकि पब्लिक को नहीं पता ऊपर लेवल पे क्या होता है क्या नहीं। पब्लिक को तो पता है कि भाई हमने चुनाव निखिल को जीता है, पार्षद निखिल को बनाया, तो निखिल को ये काम करना चाहिए। तो जब वो चीजें नहीं हो रही थी, क्योंकि आपने भी देखा मेयर के चुनाव 1 साल बाद 6 महीने बाद हुए, कमेटियां नहीं बनी 2 साल, जो बजट आने थे वो कमेटियां देती है, स्टैंडिंग कमेटी देती है, वो चीजें नहीं बनी। अच्छा, पब्लिक को नहीं पता कि स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, जोन कमेटी क्या होती है, मेयर क्या होता है। तो पब्लिक कहीं ना कहीं सीधा नाराजगी दिखाती थी। तो जब हमने देखा भाई दिल्ली में भाजपा सरकार बन चुकी है और इस सरकार में रह के हम काम कर सकते हैं, तो मैंने अपने परिवार कॉलोनी, अपने परिवार बस्ती सबसे मैंने बात करी तो सबने कहा कि अगर आपका मन है और आपको लगता है कि आप पब्लिक के लिए कुछ कर सकते हो तो आप भाजपा ज्वाइन करें, जिससे कि हम पब्लिक की सेवा कर सके और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमें कहते हैं ना एक आशीर्वाद, एक जो चीजें हम उन्हें देख के आज मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, तो उसी चीज में मैं आज आगे बढ़। अभी हम आपसे ये सवाल पूछने ही वाले थे कि आपको जिस तरीके से जनता ने आम आदमी पार्टी से जिता करके यहाँ पे भेजा था, तो आपने जब ये पार्टी दूसरी ज्वाइन की थी तो पब्लिक से आपने राय ली थी? सर जब मेरी ज्वाइनिंग थी
बीजेपी जब मैंने ज्वाइन करी थी तो हर ब्लॉक से व्यक्ति मेरे साथ गए थे पार्टी ज्वाइन करने में। और ज्वाइन करने से पहले मैंने एक मीटिंग करी थी, सबसे पूछा था कि अगर आप कहोगे तो मैं जाऊंगा, अगर आप मना करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने सबने एक ही कहा कि अगर आपको पता है कि वहाँ काम हो सकता है तो आप जाओ। तो उसी चीज को देख के आज मैं यहाँ पे आया। देखिए बहुत अच्छा लगा। इससे लगता है कि हमारे जो निगम पार्षद हैं ये जनता के बीच रहने वाले हैं और जनता के बीच काम करने वाले हैं। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जनता जो है काफी परेशान थी। यहाँ पर जो है काम नहीं हो रहा था, कूड़े यहाँ पर इकट्ठे हुए पड़े थे और नालियां रुकी हुई थी। तो उसका कोई ठोस कारण था? सर मैं आपको बताता हूँ, पूरी दिल्ली में 12 जोन है, कमेटी के जो जोन होते हैं वो 12 है। हमारा जोन है सेंट्रल जोन। तो सेंट्रल जोन में कंपनी थी DDSIL। तो DDSIL जो कंपनी थी उसका टेंडर आउट हो गया था पिछले 2 साल। इसे जो पुरानी पार्टी थी वो आगे बढ़ा रही थी कि भाई समय देओ जी, हम आपको पैसा देंगे। जब वो उन्होंने नहीं दिया तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना गाड़ियां बंद कर दी। अच्छा, गाड़ियां बंद करी तो पब्लिक में एक मैसेज गया कि भाई गाड़ियां नहीं आ रही। अच्छा, पब्लिक को तो पार्षद से मतलब है, पब्लिक को नहीं पता कि गाड़ियां किस कारण बंद है, क्यों बंद है, क्या वजह है। तो पब्लिक में एक नाराजगी थी, रोडों पे गंदगी दिख रही थी, कूड़ा दिख रहा था। अब गाड़ी हम पे वापस आ चुकी है, काम उसी स्पीड से आज हमारा चल रहा है। तो मतलब अब कहीं ना कहीं लोगों को ये विश्वास है कि अब यहाँ पर जो है किसी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। सर देखिए, 2.5 साल में तो हमने परेशानी नहीं आने दी थी। 2 साल में ये बीच में 2-2.5 महीने की जो परेशानी हुई थी वो यही कारण था कि पीछे से कूड़े वाली गाड़ियां बंद थी। अब हमारे पास 8 गाड़ी, 7 से 8 गाड़ी आ चुकी है। टोटल 10 गाड़ियां थी हमारे पास पुराने टाइम में। तो मुझे लगता है जो 3-4 जो बची है वो भी महीने भर में आ जाएंगी। और कंटिन्यू काम, देखो एक दिन में काम नहीं होता। आज हम किसी बच्चे से कहते हैं कि भाई पूरे साल की पढ़ाई तो एक दिन में कर दे, तो वो भी नहीं करेगा। महीना, 2 महीने, 4 महीने, 12 महीने लगते हैं जब जाके वो बच्चा फाइनल पेपर देता है, पास होता है। तो मैं कह रहा हूँ और महीने भर में 20 दिन में चीजें सब अपना समाप्त हो जाएगी। अच्छा निखिल जी, हम थोड़ा सा एक चीज और पूछेंगे कि यहाँ पर जैतपुर में या इधर इलाकों में जो है काफी जो मवेशी हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, जो जानवर यहाँ पर रोड पर घूमते हैं, जो एक आवारा टाइप में घूमते हैं, उनके लिए आपने कुछ सोचा है कि उनको आगे किस तरीके से उनके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा? सर जो ये पिछली 1 तारीख गई है, मैंने एक इंटीमेशन दिया था 1 तारीख से पहले, 15 दिन पहले, कि 1 सितंबर को मैं गाय उठवाऊंगा। तो मैंने DC साहब के पास जाके एक लेटर भी दिया था कि भाई साहब 1 तारीख को एक मुहिम चलानी है, आप गाड़ियां भेजे जिससे कि मैं आवारा गायों को उठा सकूं। और जो ये हत्या होती है रोड पे, आज ये बॉम्बे हाईवे बना है, बेचारी कोई गाय अगर चढ़ जाती है उसे ये नहीं पता कि एंट्री एग्जिट क्या है। वो 2-4 घंटे बाद जैसे अंधेरा होता है वो गाय का एक्सीडेंट होता है, गाय मौत हो जाती है। और हमारे यहाँ पे कूड़ा गाय खाती है, हमें भी बड़ा दुख होता है, तकलीफ होता है। तो मैंने इंटीमेशन दिया और जब वो चीज हुई तो मैंने 1 तारीख से पहले 2 दिन पहले गाड़ियां मंगवाई सुबह। मैंने उस दिन 12 से 13 गाय उठवाई थी। और अब भी मैंने बोला हुआ है कि हफ्ते भर में, क्योंकि हमारे पास पूरे जोन में 2 गाड़ी है। जो सेंट्रल जोन है उसमें 25 पार्षद है, 25 पार्षद के पास 2 गाड़ियां होती है। अच्छा, पब्लिक क्या करती है, जैसे कमेंट कर दिया, फोन आ जाता है, मैसेज आता है, भाई तो गाय आज भी घूम रही है, आज भी घूम रही है, आज भी घूम रही है। तो मैंने अभी बताया ना कि एक दिन का काम नहीं है, ये महीने, 4-6-7 महीने, 8 महीने लगेंगे। मैं वादा करता हूँ गाय बिल्कुल खत्म होंगी। क्योंकि जो दरअसल क्या है, हमारा टाइम टेबल है। हमारे पास गाड़ी आज अगर हम कहते हैं तो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद आती है। क्योंकि हर पार्षद की डिमांड होती है कि हमें गाय वाली गाड़ी चाहिए, हमें जेटिंग मशीन चाहिए, हमें सुपर सकर मशीन चाहिए। तो इन सबका टाइम टेबल बंधा हुआ है हर पार्षद का। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, आप जिस तरीके से ये गायों का आपने बताया है अभी, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पहल है आपकी, अच्छी पहल है। तो इसमें जो आपने कोई शेल्टर होम बनाए हैं? सर ये सरकार की तरफ से ही है, नजफगढ़ इनका शेल्टर होम है जहाँ ये गाय जाती है और वहाँ उनकी पूरी गौशाला में पूरी देखभाल होती है, सब चीज होती है। तो उनका पूरा जो खर्चा है वो सब सरकारी उठाएगी? वो सब सरकार देती है। हमें तो सरकारी गाड़ी मंगवाते हैं MCD की, उन्हें गायों को गाड़ी में लोड करवा के सीधी जमा वहाँ हम गौशाला कराते हैं। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूंगा, अभी जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी ने, आप तो इसी पार्टी में है अब,
जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी ने अभी एक ऐलान किया था कि हम लोग अटल कैंटीन चलाएंगे और 5 रुपए में भरपेट भोजन देंगे, तो वो कैंटीन क्या कहीं एक जगह ही बनने वाली है या पूरे दिल्ली में हर जगह उसके जो है विभाग खोले जाएंगे? देखिए, हमारी कल एक मीटिंग बैठक हुई है जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है, जिसमें वो 75 साल के होते हैं। तो उस दिन हम 17 सितंबर को पूरी दिल्ली में 75 उद्घाटन हो रहे हैं, बड़े-बड़े, जिसमें हॉस्पिटल भी है, आपका स्कूल भी है, रोड्स भी है, मतलब हर चीज़ है उसमें। तो रही बात ये जो आप अटल कैंटीन की कह रहे हो, तो अभी सरकार को बने हुए 6 महीने भी नहीं हुए, तो प्रयास वो कर रहे हैं, टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये चीजें भी पूरी होंगी, मतलब उम्मीद है कि ये सब चीजें पूरी होंगी। दूसरा, अभी एक संसद में विधुड़ी जी ने एक बयान दिया था कि मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आप इस पार्टी में हैं, तो आपको इस चीज की नॉलेज होंगी। विधुड़ी जी ने एक बयान दिया था कि यहाँ पर जो है, जो एनटीपीसी की जमीन है, उसमें हम लोग एक स्टेडियम बनाएंगे या स्कूल करेंगे, तो उसके लिए कुछ चल रहा है यहाँ? क्या बच्चों को इसकी सुविधा मिलेगी? सर देखिए, हम भी चाहते हैं कि यहाँ बच्चों को सुविधा मिले, क्योंकि आज मैं अपने बच्चों को फरीदाबाद भेजता हूँ क्योंकि यहाँ स्टेडियम नहीं है। अगर वो स्टेडियम बनेगा तो उसका कहते हैं ना माध्यम, मेरे बच्चे भी रहेंगे उसको यूज करने में। और दूसरी चीज क्या है, जितनी चीजें हम पब्लिक हित में कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तो आज हमारे पास मौका है। विधुड़ी साहब सांसद है हमारे, रामवीर सिंह विधुड़ी जी सांसद हैं, उनके पास पावर है, वो चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं हम तो उनके पीछे हैं, वो तो हमसे कहेंगे भाई आज यहाँ प्रोटेस्ट करना है, यहाँ चलना है, तो हम तो उनके पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। असली चीज तो रामवीर सिंह विधुड़ी जी कर रहे हैं प्रयास। उन्होंने सदन में भी ये बात रखी, हमें बड़ा अच्छा लगा कि ये बात उन्होंने रखी, और उम्मीद है कि ये बातें भी पूरी होंगी और ये काम भी पूरा होगा। एक थोड़ा सा मैं पूछूंगा कि यहाँ पर जो है रोडों पर अभी कुछ ये अपना काफी चर्चा में आ रहा है आपका, ये स्कूल रोड है या टंकी रोड है, इस पर जो पानी भर जाता है, तो इसके लिए आपका कार्य चालू है यहाँ पर के जो ये अपना फ्लड डिपार्टमेंट है या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, इनके कार्य? सर देखो, एमसीडी के अधीन फ्लड, दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी नहीं आते। बहुत से लोगों को नहीं पता, वो डाल देते हैं कमेंट में, मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि भाई साहब रोड तो बेहाल हुए पड़े हैं आपके। तो मैं फिर बताना चाहूंगा, बड़ा अच्छा आपने सवाल करा कि पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, फ्लड, बीएससीएस, ये विधायक के हाथ में आते, ना कि पार्षद के हाथ में आते। पार्षद के हाथ में ऑथराइज कॉलोनी आती है, अनऑथराइज भी कॉलोनी नहीं आती। पार्षद सिर्फ झाड़ू लगवा सकता है, लाइट ठीक करवा सकता है, पार्षद यही काम करवा सकता है। रही बात रोड जो टूटे हुए हैं, मेरी अभी नेताजी से भी बात हुई थी, तो इनका बजट आउट होता है पूरी दिल्ली में। रोड का जो बजट है वो आउट होगा अक्टूबर नवंबर में। तो पूरी दिल्ली, ये नहीं हमारे बदरपुर की यही हाल है, तो हर जगह अभी सरकार बनी हुई 6 महीने हुए, तो जो पुरानी सरकार ने काम किया उसे हमें भी नहीं पता। बट अब अक्टूबर नवंबर में नया बजट आएगा, रोड पास होंगे, पीडब्ल्यूडी, फ्लड के जितने भी रोड है वो सारे काम होंगे, नाले भी होंगे, सारी चीजें होंगी। ऐसा नहीं है ऐसा पब्लिक। अच्छा अभी बरसात है, तो इन सबका एक टाइम टेबल होता है कि भाई आपको इस उस अक्टूबर के महीने में इस चीज का बजट मिलेगा, मार्च के महीने में इस चीज का बजट मिलेगा। हमारी पब्लिक को नहीं पता, क्योंकि हमारी पब्लिक बड़ी भोली है, उन्हें नहीं पता कि क्या काम क्या होता है और क्या नहीं होता। तो ये चीज बड़ी अच्छी आपने रखी, और जैसे कि हमें उम्मीद है, नेताजी से भी हमारी बात हुई थी, राम सिंह नेताजी से भी, तो नेताजी ने कहा था भाई अक्टूबर नवंबर में हम ये रोड बनवा देंगे। मैं सिर्फ 2 सवाल और आपसे करूंगा कि पहला तो ये है कि यहाँ पर जो लवकुश चौक है, लवकुश चौक पर जो है इतना जाम रहता है, इतनी यहाँ पर पब्लिक रहती है, तो मैं बच्चे जो है लोगों का ही कहना है कि बच्चे जो है काफी परेशान रहते हैं, स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच सकते या कोई भी दिक्कत है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप प्रशासन से कह करके थोड़ा वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी लगवाएं या कुछ ऐसा करें कि लोगों को परेशानी ना हो। सर अभी बहुत जल्दी हमने अपनी मुहिम बना रखी है, इस मुहिम पे भी हम काम करेंगे। हमारे जो यहाँ के एसएचओ साहब हैं वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, प्लस जो हमारे नए डीसीपी साहब आए वो भी अच्छे हैं। तो अभी एक इनकी हम एक मीटिंग रखेंगे जिसमें हम ये मुद्दा रखेंगे लवकुश वाला भी नहीं, आगे लोहिया पुल के पास भी बड़ा जाम लगता है। लोहिया पुल के पास भी लवकुश भी है, पीछे गुरुद्वारा भी है। तो ये ई रिक्शा, ऑटो वाले ये एक लाइन में लगाए, ना कि ये एक ही व्यक्ति 3-3 लाइन बनाए।
क्योंकि अगर एक ही आदमी 3-3 लाइन 4-4 लाइन बनाएगा तो आने जाने की व्यवस्था में दिक्कत आती है। तो इस चीज को भी रखेंगे। देखो हम भी नहीं चाहते उन बेचारे गरीब आदमी का भी नुकसान हो। देखो वो भी यहाँ बेचारे मेहनत करते सुबह शाम जब जाके अपनी घर में रोटी खाते हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि उनका भी नुकसान ना हो और जो हमारे यहाँ की आम जनता है उनका भी नुकसान हो। अच्छा, आपने अभी ई रिक्शा की बात करी तो मेरे को माइंड में एक सवाल आ गया कि ई रिक्शा जो यहाँ पर चल रहे हैं पूरी दिल्ली में ही तकरीबन मेरे ख्याल से 86-87 हजार के आसपास उनका जो है वो हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बावजूद यहाँ पर जितने ई रिक्शा चल रहे हैं मेरे ख्याल 2.5 लाख चल रहे हैं पूरे दिल्ली के अंदर। और उन 2.5 लाख में से जो आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं, क्या इनके ऊपर कुछ सरकार की तरफ से रोक लग सकती है? देखिए सरकार की तरफ से नहीं, ये काम जो होगा हमारा डीसीपी साहब, सीपी साहब, इन्हें हम एक चिट्ठी भी लिखेंगे। डीसीपी साहब को मैं कह के भी आऊंगा, एसएचओ साहब उस चीज को मामला टाइट रखेंगे। एक व्यक्ति या एक बच्चा या 2 बच्चे 3 ई रिक्शा वाले जो बच्चे चला रहे हैं नाबालिग, वो पकड़े जाएंगे, उनके माँ बाप पे एक्शन लिया जाएगा। तो मैसेज पूरे ई रिक्शा वालों में सर्कुलेट होगा कि भाई साहब चलान हो रहे हैं, बॉन्ड हो रहे हैं ई रिक्शा, या तो आप नाबालिग को मत दोगे तो चीजें बॉन्ड होंगी। तो वो आप 2 या 3 ई रिक्शा बॉन्ड होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका मैसेज सर्कुलेट हो जाएगा, तो आदमी अपने आप सक्रिय हो जाता है। फिर अच्छी बात है, ई रिक्शा पर भी अब यहाँ पर लगाम कसने जा रही है, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अब हम लोगों को ये संदेश देंगे, उनको बताएंगे कि अब जो है यहाँ पर कार्य जिस तरीके से तेजी से चल रहा है, निखिल जी का कहना है कि जिस तरीके से तेजी से कार्य चल रहा है, ये कार्य अब इसी तरीके से और आगे बढ़ेगा और लोगों की जितनी परेशानियां हैं वो सब अब धीरे धीरे दूर की जाएंगी। तो अब मैं इस चीज का आश्वासन लोगों को दे दूं कि ये परेशानियां दूर होंगी। भाई साहब आश्वासन आप दे दो, हम प्रयास करने आए हैं। और अभी जब आपके इंटरव्यू से पहले मैंने एक बड़ी अच्छी चीज बोली थी, कुर्सी कभी किसी की नहीं होती। आप और हम इस कुर्सी में बैठे हैं, आप यहाँ से इंटरव्यू लेके जाओगे तो शायद कोई और आके यहाँ बैठ जाएगा। आज मैं पार्षद हूँ, मेरे काम कर्म, मेरी जुबान, संस्कार अगर अच्छे होंगे तो पब्लिक मुझे आगे भी याद रखेगी, आगे भी चुनेगी। अगर मैं ये चीजें नहीं करता तो पब्लिक में बहुत ऑप्शन है सर। हम पब्लिक के नौकर हैं, पब्लिक के सर्वेंट हैं, जो हम पब्लिक के लिए उतरे हुए काम कर रहे हैं। पब्लिक हमें वोट दे के चुनती है, तो उस चीज के लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो अपना कीमती वोट देके जो हमें आज यहाँ पार्षद बना के, विधायक बना के, सांसद बना के, सीएम बना के जो बैठाती है। तो पब्लिक से बड़ा नेता तो कोई है ही नहीं। तो जैसे जैसे मैंने आपको अपने कार्य बताए, चीजें बताई, तो सारी चीजें होंगी, ऐसा नहीं है नहीं होगा। अच्छा मैं एक चीज और बताऊं जाते जाते, एक पार्क है हमारे यहाँ पीछे, पिछले 2 साल से एमसीडी के पास बजट नहीं था, कमेटियां नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। अब भाजपा सरकार जब से आई है, एमसीडी में मेयर भाजपा का बना है, कमेटियां भाजपा की बनी है, तो हमने अपनी फाइल लगाई है। तो मेरे हिसाब से मेरा बजट भी महीने 2 महीने या 2.5 महीने में पास हो जाएगा। वो पार्क की बाउंड्री, वो 4 दीवारी, तार फेंसिंग, अंदर टहल, बहुत अच्छा पार्क बनाएंगे। जैसे डिस्पेंसरी, जब मैं पार्षद बना था तो डिस्पेंसरी पे दीवार नहीं थी, वो मैंने अपने कार्यकाल में करवाई थी। आपका जो स्कूल था, सरकारी स्कूल जो वहाँ पे पोटा केबिन का बना हुआ है, वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, चीजें टेल नहीं थी, बाउंड्री वॉल नहीं थी, गेट नहीं था, वो सब मैंने अपने टाइम पे करवाया। तो चीजें फंड मैंने बताया ना, फंड मिलता है, पैसे मिलते हैं, टाइम अनुसार होती है सारी चीजें। तो वो चीजें आएंगी, पार्क भी बड़ा अच्छा पार्क बनेगा हमारा, और जो सारे काम जो चलते आ रहे हैं वो बड़ी अच्छे रहेंगे। तो यहाँ की जो जनता है, आपने अभी एक सवाल किया था कि यहाँ पे जो पार्क हैं उनमें भी, तो मैं एक चीज और पूछ लेता हूँ चलते चलते मैं भी, कि यहाँ की जो जनता है वो अब आपका दीपावली का जो है त्योहार आने वाला है, उसके बाद छठ पूजा आती है, तो यहाँ पर जो छठ घाट है उनमें भी कुछ सुधार होगा या? भाई साहब आपने छठ की बात छेड़ दी, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी पूर्वांचली या किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे ना कि सबसे बड़ी छठ कौन मनाता है पूरी विधानसभा में, तो वो मेरा ही नाम लेंगे। मैं अपने ही घर में 5 से 6 छठ घाट खोदता हूँ, खोदने के बाद उन्हें अच्छे तरीके से बनाता हूँ। उन्हें बनाने के बाद यहाँ पे ना भी करते करते 12 से 15 हजार लोगों की भीड़ रहती है, आशीर्वाद देते हैं, मुझे प्यार करते हैं। और अब जब छठ आएगी तो आप आना,
मैं तो आपको एडवांस में पहले इनवाइट कर रहा हूँ, आप आना, वीडियो बनाना और आप देखना कि वाकई में कि अगर कोई असली पूर्वांचली है ना, जरूर आएंगे तो वो आज की डेट में निखिल चपराना है और उसके पिता राजेश कुमार पप्पी है, जो पूर्वांचलियों की सेवा कर रहा है। नहीं तो हमसे पहले बहुत पार्षद आए, मेयर आए, बहुत व्यक्ति गए, उन्होंने पूर्वांचलियों की सेवा नहीं करी जो आज हम सेवा करते पूर्वांचलियों की। तो छठ घाट में सुधार होंगे जो यहाँ पर बने हुए हैं, सारे सुधार होंगे, उनको और अच्छे करे जाएंगे। अच्छा, जब चीजें आती, छठ आता है तो उनको हम पेंट भी करते हैं, साफ सफाई भी होती है, बहुत अच्छी चीजें, मतलब कहते हैं ना एक डीप क्लीनिंग, मतलब एक तिनका नहीं रहता। तो इस बार आप रहना, सारे छठ हरिनगर वार्ड में जितनी भी आप सर्वे करना, इवन जो प्राइवेट भी बना रखे हैं लोगों ने, जो गलियों में बनाते हैं, उनका भी आप देख के आना कि उनकी व्यवस्था क्या होती है। निखिल जी से हमने बात की और हमने काफी तीखे सवाल भी पूछे, कुछ जनता के हित में जो सवाल थे वो भी हमने पूछे और इन्होंने बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा। मैं श्रीनिवास भारद्वाज, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।